Hey everyone, I'm Dr. Supriya, and here we are to discuss about previous year DPG question in surgery. We are going to discuss 10 question, and one point we should note that before sitting in examination, we must have idea about previous year question because always uh, examination question is always linked with previous year question. Okay, so I'm trying to make it easier for you because I'm going to discuss every question in Hindi because कितनी भी अंग्रेजी बोल लो इट्स अ रियलिटी दैट वी ऑल आर मोर कंफर्टेबल इन हिंदी और वो ना दिमाग में बैठता है सो लेट्स स्टार्ट ओके यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है फॉल्सली हाई एंकल ब्रैंकियल इंडेक्स इज सीन इन ऑप्शन है अथेरोस्क्लेरोसिस कैल्सिफाइड वेसल थ्रोम्बोसिस ऑल ऑफ द देखो एंकल ब्रैंकियल इंडेक्स होता क्या है असल में क्या है ना ये एक रेशियो है ठीक है पैर में जो ब्लड वेसल्स है और हाथ में ब्लड वेसल्स है ठीक उस दोनों मतलब पैर के ब्लड वेसल्स में का एसबीपी क्या है और हाथ के ब्लड वेसल्स का एसबीपी क्या है इस दोनों का रेशियो है ठीक है तो इसलिए एंकल का और हाथ में ब्रैकियल आर्टरी का तो एंकल के ब्लड वेसल्स में का क्या एसबीपी है और ब्रैकियल आर्टरी का क्या एसबीपी है इस दोनों का रेशियो है तो नॉर्मली क्या होता है ना इक्वल होता है तो 1 होता है लेकिन अगर देखो एसबीपी यानी कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर यानी जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है सिकुड़ रहा है ना तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ध्यान रखना है ठीक तो अगर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर आया और सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और ब्लड वेसल्स में अब हम देख रहे हैं कि कितना आएगा तो ब्लड वेसल्स अगर ऐसा कंडीशन जिसमें कि ब्लड वेसल्स का ल्यूमेन नैरो हो गया ठीक तो वो क्या होता है कि उसमें जितना ओरिजिनल एसबीपी है वो हाई दिखाएगा तो हाई दिखाएगा तो क्या होता ये रेशियो पैर का मतलब एंकल ब्रैंकियल इंडेक्स जो है सो पैर के ब्लड वेसल्स का ये एसबीपी और हाथ के ब्लड वेसल्स का एसबीपी दोनों का रेशियो है तो ये क्या होता है अगर ल्यूमेन नैरो हो गया तो हमको ज़्यादा हाई दिखाएगा तो अब यहाँ पर तुमको आंसर देने के लिए ये सोचना है कि किस कंडीशन में ल्यूमेन नैरो होगा या तो फैट का डिपोजिशन हो गया यानी एथेरोस्क्लेरोसिस या तो कैल्सिफिकेशन हो गया तब या फिर कोई क्लॉट बन गया है तब तो यानी कि अगर यहाँ इस तरह का इसका आंसर हम आराम से दे सकते हैं कि फॉल्सली हाई ब्रैकियल इंडेक्स इज सीन इन तो एथेरोस्क्लेरोसिस भी होगा कैल्सिफिकेशन में भी होगा नैरो हो जाएगा है ना और अगर क्लॉट बन गया तो भी नैरो होगा तो ये तीनों ही कंडीशन है जिसमें कि हाई एंकल ब्रैकियल इंडेक्स होगा तो आंसर शुड बी ऑल ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी पैटर्न पे है तो इसका आंसर हो जाएगा कैल्सिफाइड वेसल्स में ठीक है हाई एंकल ब्रैकियल इंडेक्स इसमें देखो ऑप्शन में आंसर यहाँ पे हो जाएगा ना आराम से सेम सिमिलर एक्सप्लेनेशन के साथ कैल्सिफाइड वेसल ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एसिम्प्टोमेटिक एब्डोमिनल एओर्टिक एनोरिज्म इन अ फिट पेशेंट सर्जरी मस्ट बी डन इफ द डायमीटर इज ग्रेटर देन ऑप्शन है 25 मिलीमीटर 30 मिलीमीटर 35 मिलीमीटर 55 मिलीमीटर ठीक देखो इसमें एक चीज़ तो याद रखना है कि एओर्टा हमारा काफ़ी वैल्यूएबल मतलब इम्पोर्टेंट वेसल है हमारी बॉडी का यहीं से पूरा ब्रांचिंग जा रहा है पूरी होल बॉडी को ब्लड सप्लाई के लिए तो इसमें और एन्यूरिज्म क्या होता है एन्यूरिज्म में डायलिटेशन हो जाता है वेसल्स जो है सो डायलेट हो गया ठीक है तो एब्डोमिनल मतलब एओर्टिक एन्यूरिज्म में एक अच्छा टॉपिक है यहाँ से क्वेश्चन आता है इस क्वेश्चन को पहले डिस्कस कर लो कि यहाँ इसमें कह रहा है कि पेशेंट सर्जरी के लिए फिट है ये क्राइटेरिया दिया हुआ है अब ये कह रहा है कि कितना डायमीटर पे क्या डायमीटर रहेगा कि सर्जरी करना नेसेसरी है मस्ट बी डन तो इसमें ये याद रखना है कि 55 मिलीमीटर या फिर 5.5 सेंटीमीटर ऑप्शन में दे सकता है मिलीमीटर या सेंटीमीटर के जो भी ये रहेगा टर्म रहेगा उस हिसाब से तो ये मेमोराइज करने वाला फैक्ट है मतलब जल्दी से करने के लिए ये चीज़ देख लो कि एब्डोमिनल एनोरिज्म का एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट में अगर 55 मिलीमीटर के रेंज में डायमीटर जाता है तो सर्जरी करना ही करना है ये ऑप्शन आएगा तो सही से टिक कर देना नेक्स्ट है
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाइलोरिक स्टेनोसिस इज बेस्ट पाल्पेटेड ड्यूरिंग। ऑप्शन है फीडिंग, क्राइंग, स्लीपिंग और स्टैंडिंग। देखो पाइलोरिक स्टेनोसिस कंडीशन है, एक कंडीशन है, सर्जिकल कंडीशन है, जिसमें कि क्या होता है, स्टोमक का पार्ट जानते हो, ठीक है, ये कार्डियक बॉडी, कार्डियक फंडस बॉडी पाइलोरस स्टोमक का पार्ट है। तो ये जो पाइलोरस इंड वाला जहाँ से कि ड्यूडेनम में स्टार्ट होता है, वहाँ पर इसमें नैरो हो जाता है, पाइलोरस पार्ट जो है सो नैरो हो जाता है पाइलोरिक स्टेनोसिस के केस में। हम एकदम नॉर्मल भाषा में बता रहे हैं ताकि कम टाइम में ज़्यादा काम कर लो, इसलिए, ठीक है। तो ये जनरली इन्फेंट में हम लोग डायग्नोज करते हैं। तो पाइलोरिक स्टेनोसिस के केस में क्या होगा ना कि पाइलोरिस वाले पार्ट में स्टेनोसिस हो जाएगा। तो इस चीज़ को जब क्लिनिकली एग्जामिन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बच्चे का पेट पालपेट करके देखते हैं। उसमें अगर बच्चे को पाइलोरिक स्टेनोसिस है तो वहाँ ओलिव शेप का एक स्ट्रक्चर हम लोग को पालपेट होगा। तो इसका आंसर इसके लिए पढ़ने से ज़्यादा कॉमन सेंस में भी दे सकते हो कि अगर छोटा बच्चा है, इन्फेंट है, तो क्लिनिकल एग्जामिनेशन करना है, पालपेट करके देखना है कि ओलिव शेप का स्ट्रक्चर है कि नहीं। तो बच्चा बड़ा आदमी तो है नहीं, वो तभी अलाउ कर सकता है, अपना पेट छूने देगा, अपना पालपेट कर तभी करने देगा जब वो या तो दूध पी रहा है या फिर अपनी मम्मा के गोद में है, ठीक। तो इसका आंसर मतलब ऑप्शन देख कॉम अगर नहीं पढ़े हो तो भी दे सकते हो, ठीक, कि ऑप्शन है फीडिंग, क्राइंग, स्लीपिंग, स्टैंडिंग। तो आंसर होगा फीडिंग। पाइलोरिक स्टेनोसिस इज बेस्ट पाल्पेटेड ड्यूरिंग फीडिंग। और इसी पैटर्न पे दूसरा क्वेश्चन है, तो इसमें दूसरा का सेम पाइलोरिक स्टेनोसिस के लिए यहाँ देखो, तो नेक्स्ट इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा इन मदर्स लैप। बच्चा मदर्स के लैप में जब दूध पी रहा है तभी हम लोग पाल्पेट कर सकते हैं, तभी वो अलाउ करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हेलर्स ऑपरेशन इज डन फॉर। ऑप्शन है जेंकर्स डाइवर्टिकुलम, अक्लेशिया, एसोफेजियल स्ट्रक्चर और बेरेट्स एसोफेगस। देख भाई, ये रटन विद्या है, सीधा बात, हेलर्स ऑपरेशन इज डन फॉर अक्लेशिया, रट लो, ठीक है। क्वेश्चन आता है, बहुत फ्रिक्वेंटली आता है, इसका आंसर होगा अक्लेशिया। हेलर्स ऑपरेशन इज डन फॉर अक्लेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेलिन ओएसोफेगस इज सीन इन। ऑप्शन है GERD, अक्लेशिया, सी ओएसोफेगस एंड जेंकर्स डाइवर्टिकुलम। देखो फेलिन मतलब क्या होता है पता है, यहाँ नाम से ही अक्सर लोगों क्वेश्चन छोड़ना चाहेंगे या कहेंगे कि नहीं पढ़े हुए हैं। फेलिन मतलब, फेलिन जो है ना एकदम कैट को ये करता है, कैट से रिलेटेड है फेलिन ओएसोफेगस। ये कैट के पास, कैट में ऐसा ही ओएसोफेगस मिलता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ओएसोफेगस का अपर पार्ट और लोअर पार्ट जो है सो कॉन्ट्रैक्टेड रहता है, ठीक, यानी कि उसमें रुगोसिटी जैसा स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो यहाँ पूछ रहा है कि फेलिन ओएसोफेगस इज सीन इन, तो क्या होता है कि हमारा जो ओएसोफेगस में जब गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स रहेगा ना, तो एसिड के रिफ्लक्स करने से ओएसोफेगस में एक मतलब कॉन्ट्रैक्टेड स्ट्रक्चर बन जाता है, टॉर्चोस मतलब ये रुगोसिटी जैसा आ जाएगा। और ये मतलब ये सिमिलर करता है कैट के उस ओएसोफेगस के कारण, इसलिए इसका नाम दिया गया है फेलिन ओएसोफेगस। तो फेलिन ओएसोफेगस इज सीन इन GERD, याद रहेगा, फेलिन ओएसोफेगस इज सीन इन गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लेक्स। कैट के पास भी ऐसा ही, कैट में भी ऐसा ही ओएसोफेगस मिलता है। और जब किसी पेशेंट का गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लेक्स है, एसिड रिफ्लक्स करता है, इस कारण ओएसोफेगस जो है सो रुगोसिटी रुगोस हो जाता है, इसलिए उसको कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14-year मेल प्रेजेंटेड विथ हेडेक एंड विजुअल डिस्टर्बेंस, CT सेला इमेज शोज द फॉलोइंग। ये इमेज बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें इमेज से डायग्नोज करना है, ठीक है। ऑप्शन है पिट्यूटरी एपोप्लेक्सी, क्रेनियोफैरिंजियोमा, ग्लायोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्मी, एस्ट्रोसाइटोमा। देखो यहाँ ये इमेज देख रहे हो, इस इमेज में क्या है ना, यहाँ देखो ये CT इमेज दिखा रहा है सेंटर पे, मतलब थोड़ा ऊपर सेंटर की तरफ, ये सेंटर में एक डार्क कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये डार्क थोड़ा डेंस एरिया दिख रहा है, यही यही आइडेंटिफिकेशन पॉइंट है। ये जो है ना, ये है यहाँ प्यूटिट्री का एरिया है, ठीक है, सुप्रा सेलर रीजन है यहाँ पर, यहाँ प्यूटिट्री रहता है, सेलर टर्सी का
ये सब पढ़े होगे। तो ये सुप्रा सेलर रीजन यहाँ कहते हैं। यहाँ पर जब भी कोई ऐसा इमेज आए जहाँ की इस एरिया में एक डार्क स्ट्रक्चर मिल रहा है, ये जो है ना डायग्नोस्टिक पॉइंट है क्रेनियोफैरिंजियोमा का। क्रेनियोफैरिंजियोमा में सुप्रा सेलर रीजन में सिस्टिक मास लाइक स्ट्रक्चर मिलता है। तो ये इमेज से ध्यान रखना कि यहाँ पर इस एरिया में, यहाँ इससे ये सुप्रा सेलर रीजन है, इस जगह यहाँ पिट्यूटरी मिलता है, उस जगह डार्क अगर डेंस इमेज दिख रहा है, ठीक, तो वहाँ आंसर क्रेनियोफैरिंजियोमा होगा। ठीक, इसमें अब यहाँ ये क्लू भी तुमको दिया रहा है, हेडेक, विजुअल डिस्टर्बेंस। पिट्यूटरी वंस पिट्यूटरी कंप्रेस होगा तो ये सारे सिम्टम्स आएगा। हार्मोनल इम्बैलेंस से भी रिलेटेड सिम्टम्स आ सकता है। क्वेश्चन यहाँ पर थोड़ा ट्विस्ट करके पूछ सकता है, अगर कुछ हार्मोनल सिम्टम्स दे देगा और उसके बाद कहेगा इमेज में थोड़ा बहुत चेंज करके क्या है तो असेस करना। ठीक, तो आंसर होगा यहाँ क्रेनियोफैरिंजियोमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट। ये भी इमेज बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक, इसमें है कि ये इमेज देख ही रहे हो और उसके बाद फिर ये, तो देखो इमेज बेस के लिए ना सोच रहे हैं एक दूसरा वीडियो बना देंगे जिसमें कि सारे इंस्ट्रूमेंट को इजीली एसेस कर सकोगे। इसमें इमेज बेस है, ये इसका आंसर जो है मोरिस रिट्रैक्टर होगा। देख लो, पहचान लो, इस तरह का होता है। ये मेनली मेमोराइजेशन का पार्ट है भाई, इसको मेमोराइज करना है कि इस तरह का मोरिस रिट्रैक्टर होता है। ठीक, चलो आराम से करो, टाइम है अभी, हो जाएगा। ठीक, खाते पीते ऐसे ही जस्ट थोड़ा बहुत देख लेना, थोड़ा बहुत हो जाएगा, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूरी है। दैट्स व्हाई आई मेड दिस वीडियो। एंड कोशिश करो कि जितना ज़्यादा ये शेयर कर सकते हो करो, क्योंकि अगर किसी के काम आ जाता है तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर देम, बिकॉज मैंने भी नीट के लिए बड़ा कोशिश किया था। इट्स अ टफ कॉम्पिटिशन, सो ट्राई, हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।